देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम सिविली स्ट्राइक डाउन कर दी है। मैं पक्का मानता हूँ जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले। जय हिंद दोस्तों, क्या देश के इतिहास में हुए अब तक के सबसे बड़े स्कैम का भांडा फूट चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, मगर क्यों और आखिर किस लालच में आकर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने मुनाफे से 10 गुना ज्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने को तैयार है। तो आज की इस वीडियो में सवालों के इसी मायाजाल में गोता मारेंगे और समझेंगे कि एज ए वोटर इन सभी चीजों का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और एक कॉमन इंडियन के रूप में हमें इन सबसे क्या फर्क पड़ता है। आपका टाइम सेव करने के लिए हमने वीडियो को इन सेगमेंट्स में बांटा है, पर इस मुद्दे पे एक रैशनल और अनबाइस्ड थिंकिंग डेवलप करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1 इलेक्टोरल बॉन्ड 007। चलिए बात करते हैं बॉन्ड की। अरे नहीं, मैं जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे लोग भ्रष्टाचारी नेताओं के पेट भरने का नया जरिया भी बताते हैं, तो आखिर ये चीज क्या है। तो लेट फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को 2017 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, पर इसे इम्प्लीमेंट 2 जनवरी 2018 में किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को एनडीए गवर्नमेंट पॉलिटिकल फंडिंग को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक मनी फ्री बनाने के लिए लाई थी, जहां आप कंपनीज पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट पैसा देने की बजाय एसबीआई द्वारा इशू किए गए 1000 से लेके 1 करोड़ की डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स दे सकती हैं, और ये बॉन्ड्स एसबीआई के द्वारा ही सिर्फ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में इशू किए जाएंगे 10 दिनों के लिए। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, बॉन्ड खरीदने वाले की आइडेंटिटी और बॉन्ड किस पार्टी को दिया गया है, यह दोनों चीजें एनोनिमस रहेंगी, यानी डोनर को फुल सिक्योरिटी है। अगर बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के अंदर इसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बैंक में जाके रेफर नहीं करती है, तो बॉन्ड का पैसा पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनी से पैसा मिलना पॉलिटिक्स में बहुत आम बात है। तो आइए समझते हैं कि क्यों एनडीए गवर्नमेंट ने पुराने फंडिंग के सिस्टम को हटाकर नए इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को लाया। सेगमेंट 2 इलेक्टोरल मास्टर स्ट्रोक। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को क्यों लाया गया, यह समझने से पहले हमें पुराने डोनेशन के सिस्टम को समझना होगा। बॉन्ड से पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम काम करता था, जहाँ पे कई सारी कंपनीज एक साथ आके एक ट्रस्ट बनाती थी और उसमें अपना पैसा डालती थी, और फिर आगे वो ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देता था। इससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि एक्चुअल डोनर कौन है और किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने रुपए की फंडिंग दी है। इस समय एक और सिस्टम था जो इससे भी पहले का था कि अगर कोई भी व्यक्ति 20,000 से ज्यादा की डोनेशन देता है तो उसे उसका नाम बताना पड़ेगा। तो लोगों ने इस सिस्टम से निजात पाने के लिए क्या किया कि वो 20,000 से कम की डोनेशन बना के चेक के रूप में देने लग गए। अब इन दोनों सिस्टम से ही 2 प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी कि लोगों ने अपनी ब्लैक मनी को वाइट बनाने के लिए नकली कंपनीज और ट्रस्ट बनाना शुरू कर दिया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बहुत तेज हो गई। और क्योंकि लोग 20,000 से कम की डोनेशन देते थे तो उनका नाम भी नहीं पता चलता था, जिससे ट्रांसपेरेंसी में भी कमी आई। इससे जुड़ा एक गजब का उदाहरण है कि एक बार मायावती की पार्टी को 400 करोड़ की डोनेशन मिली, वो भी 20,000 से कम वाली। ये चीजें वोटर्स के लिए बहुत खराब थी, क्योंकि उनके सामने बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और इसके अलावा एक और समस्या थी कि अगर डोनर नेम पब्लिक हो जाता था तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उस डोनर को तंग करती थी कि जितनी डोनेशन तुमने बाकी पार्टीज को दी है, हमें भी उतनी ही डोनेशन दो। तो इन सभी चीजों को कैटर करने के लिए बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेके आई थी, जहाँ पे बॉन्ड पे किसी भी देने वाले या बॉन्ड को लेने वाले का नाम नहीं लिखा था, तो डोनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती थी। इससे बीजेपी ने पिछली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और क्योंकि कैश में बॉन्ड को नहीं खरीदा जा सकता, तो बीजेपी कहती हमने मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को भी इससे सॉल्व किया है। मगर चीजें जितनी दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं। 15 फरवरी 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इस पर बैन लगा दिया। तो अब सवाल यह है कि अगर बॉन्ड्स इतने ही अच्छे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन क्यों लगाया, आइए इसे समझते हैं। सेगमेंट 3 द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनाव से ठीक पहले आने से पूरे देश में हलचल है। बॉन्ड के डाटा ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड्स के ऊपर बैन क्यों लगाया। सबसे पहला पॉइंट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन और बॉन्ड के पूरे एनोनिमस होने का क्लेम। बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को हजारों करोड़ों की फंडिंग मिली है, जहां सबसे ज्यादा बीजेपी को 6000 करोड़, दूसरा टीएमसी को 1609 करोड़ और तीसरी सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है कांग्रेस को 1421 करोड़। मगर लोगों को यह पता ही नहीं था कि ये दिया किसने है। इससे डोनर की आइडेंटिटी तो छिप गई, मगर लोगों से भी ट्रांसपेरेंसी का झूठा वादा किया गया। क्योंकि बॉन्ड आईटीआई के अंदर नहीं आते तो यह लोगों के बेसिक राइट्स का वायलेशन था। दूसरा कि बॉन्ड्स बिल्कुल भी एनोनिमस नहीं निकले। वैसे तो इसके बारे में द क्विंट की एक जर्नलिस्ट ने पहले ही बता दिया था कि बॉन्ड्स पर एक अल्फान्यूमेरिक कोड है जिससे एसबीआई डोनर और पार्टीज के बीच रिलेशन फाइंड कर सकती है। इसी से निकलती है एक नई प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोग करंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि बॉन्ड को अल्फान्यूमेरिक कोड्स के थ्रू ट्रेस किया जा सकता है तो बीजेपी के पास सारा डेटा था, तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी तो मिली, लेकिन सिर्फ बीजेपी को। कई ऐसे केसेस सामने आए जहाँ ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी और अगले दिन बीजेपी को बॉन्ड डोनेट कर दिए गए और फिर केस को वापस उठा लिया गया। लोगों के अकॉर्डिंग ये सरासर सेंट्रल एजेंसीज का वेपनाइजेशन है, पर इसमें अकेले बीजेपी नहीं है, सभी ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। टीएमसी से एक खबर आती है कि बॉन्ड देने के बाद बंगाल पुलिस ने केस ही उठा लिया। दूसरी बात यह भी थी कि जिन कंपनीज का मुनाफा ही 100 करोड़ है वह हजार करोड़ का चंदा दे रही है। यह फ्यूचर गेमिंग इसका एग्जाम्पल है। यह सरासर मनी लॉन्ड्रिंग है। इसका कंसर्न आरबीआई ने भी उठाया था जब बॉन्ड लाए जा रहे थे, मगर उसकी बात नहीं मानी गई। इसी के साथ बॉन्ड को लाने के लिए कई सारे एक्ट्स को भी अमेंड किया गया। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा। इन सभी चीजों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को बैन कर दिया और एसबीआई से सारा डेटा भी रिलीज करवाया, जिसे आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेगमेंट 4 माय ओपिनियन। तो देखिए, हमें इस चीज को देश का मुद्दा समझना चाहिए, ना कि पार्टीज का। पार्टीज तो आती जाती रहती हैं, वादे करती हैं, मगर सत्ता में आने के बाद अपने फेवर के लॉज बनाती हैं जो जनता से ज्यादा उन्हें फेवर करेगा। और एज ए वोटर हम इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टरनेटिवली इन सभी का इफेक्ट आम लोगों पर भी पड़ता है। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल फंडिंग में बेस्ट सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंसी ही रहेगी। तब चाहे 1 रुपए की डोनेशन आए या 1 करोड़ की, लोगों को उसका पता चलना चाहिए। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करें अपने थॉट्स इस इशू पर और लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। 2024 में कौन पीएम बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को एक रैशनल और अनबाइज्ड वे में समझाने की हमारी इस जर्नी में साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।